Assalamu alaikum students. In this lecture we will be discussing about how we can convert a transfer function to state space. इससे पहले जो हमने डिस्कशंस की थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बात की, फिर हमने स्टेट स्पेस के बारे में बात की और हमने देखा कि किस तरीके से एक सिस्टम को स्टेट स्पेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या ट्रांसफ़र फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात की हमने कि किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. In this particular lecture we will be discussing about how we can convert a transfer function के जब अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में कोई सिस्टम डिफाइंड है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट स्पेस की फॉर्म में. तो हमने लास्ट जैसे हमने बात की कि लास्ट उसमें हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम्स की. अब हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वी विल बी कन्वर्टिंग ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन. अब इसका जो फ़ायदा है वो क्या है कि वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है इज़ दैट ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पे या सिमुलेशन टूल पे हम यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली डिफाइनिंग द फिज़िकल सिस्टम समहाउ. तो अगर मुझे कोई भी सिस्टम जो है वो सिमुलेट करना है जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो मुझे सबसे पहले उसे ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टेट स्पेस की फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो उसके लिए जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वी नीड टू सिलेक्ट द सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स जिसको हम फेस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे हर स्टेट वेरिएबल जो है वो एक डेरिवेटिव जो इक्वेशन है जो प्रीवियस स्टेट वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने में मदद देती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी कि किस तरीके से एक nth ऑर्डर सिस्टम जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं हम, जो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन के केस में भी बात की थी कि जहां हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट भी थे स्टेट स्पेस के अंदर और फेज वेरिएबल फॉर्म देखी. तो अब हम बेसिकली किस देखेंगे किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन. So first of all we have to consider this equation differential equation के जहाँ एक इनपुट और एक आउटपुट साइड बड़ी क्लियरली हमें नज़र आ रही है with some degree of this differential equation और इनपुट in the form of u whereas जो आउटपुट है वो यहाँ पे y के टर्म्स में हम देख सकते हैं. ओके तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में इक्वेशन 3.48 देखी कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसिडर की थी जहां हमारे पास आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप बन रहा था विद सम कोफिशिएंट्स. उसी को अगर मैं देखते हुए बात करूं तो वी नो कि वी कैन इजीली क्रिएट अ ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन फ्रॉम दैट 3.48 डिफरेंशियल इक्वेशन थी. अब यहाँ हम क्या करते हैं कि सबसे आसान जो कन्वीनियंट वे है टू चूज़ दी स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि अब हमने ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टेट स्पेस पे कन्वर्ट करवाना है तो ऑब्वियसली वी नीड टू चूज़ दी स्टेट वेरिएबल्स फॉर दैट पर्टिकुलर केस. तो जो सबसे कन्वीनियंट वे टू चूज़ द स्टेट वेरिएबल इज़ टू चूज़ के जी आउटपुट जो है वो y ऑफ t है एंड इट्स n-1 डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम एज स्टेट वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं. तो ये जो चॉइस है कि जहां हम आउटपुट को y ऑफ t और स्टेट वेरिएबल्स को n-1 डेरिवेटिव्स को एज ए स्टेट वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ कॉल्ड फेज वेरिएबल चॉइस. तो इस फेज वेरिएबल चॉइस में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं x y अगर मैं कंसिडर करूं जस्ट लाइक हमने प्रीवियस जो एक एग्जांपल देखी थी फॉर ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर कि हमने तमाम जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि थी हमारे पास, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में बनाने के लिए हमने किया ये था कि हमने वहाँ पे उसको ZI के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया था. तो यहाँ पे भी वी कैन कन्वर्ट इट एज XI. तो इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है कि हम जब XI यानी x1 को y के बराबर रखते हैं, सो x2 विल बी y डॉट यानी y डॉट इज़ dy ओवर dt. इसी तरह x3 विल बी y डबल डॉट यानी d स्क्वायर y ऑफ
डी टी स्क्वायर, और इसी तरह हम एक्स एन तक अगर इस सिस्टम को लेके जाएं तो दैट इक्वेशन विल बी एक्स एन इज इक्वल्स टू डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एन माइनस डी टी एन माइनस वन के बराबर होगी। तो ये जो 3.49 है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो भी स्टेट वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स आई। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास जो इक्वेशन 3.49 हमने बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई, तो वहाँ से जो इक्वेशन आई, अगर अब उस 3.49 को मैं दोनों साइड्स को अगर डिफ्रेंशिएट करूँ, सो आई विल गेट इक्वेशन 3.50 फॉर ऑल दीज केसेस ऑफ 3.50 ए टू डी। तो वहाँ पे बेसिकली मेरे पास x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट और अप टू xn डॉट तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एंड आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग दी अदर साइड जो कि आउटपुट साइड है, यानी y को जो बेसिकली वहाँ पे हमने रखा हुआ है। सो वी गेट दिस डिफ्रेंशिएशन। अब अगर यहाँ पे वी कैन सी कि जो डॉट है विच इज़ ऑन दी x, बेसिकली वी हैव डिफ्रेंशिएटेड दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं जो सब्स्टिट्यूट करूँ बेसिकली जो डेफिनेशन मैंने ऊपर 3.49 में दी थी उसको 3.5 में अगर मूव करूँ, सो वी कैन सी के स्टेट इक्वेशंस किस तरह से मेरे पास आ सकती हैं बेसिकली कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई कंसिडर x1 डॉट, तो x1 डॉट विल बी इक्वल टू x2 जो कि इक्वेशन 3.49 बी से आ रही है। इसी तरह x2 डॉट जो है अगर मैं फाइंड आउट करूँ विच इज़ डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू x3 फ्रॉम इक्वेशन 3.49। सो ऑनवर्ड्स मैं एक्स एन माइनस वन डॉट यानी एक्स डॉट एन माइनस वन से को बराबर कर सकता हूँ एक्स एन के। सो आई विल हैव दीज 3.51 ए, 3.51 बी अप टू 3.51 सी। अब जो 3.51 डी है, ये इक्वेशन बेसिकली जो अगर मैं ये तमाम टर्म्स क्योंकि स्टेट इक्वेशन के मैंने मालूम कर लिए हैं, तो जो इक्वेशन 3.48 थी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसिडर की थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं रिप्लेस करूं विद ऑल दीज एक्स डॉट टर्म्स, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट एक्स डॉट एन इज इक्वल्स टू माइनस ए नॉट इंटू x1 माइनस a1 x2 अप टू माइनस an माइनस 1 इंटू xn प्लस b नॉट u विच इज़ दी इनपुट साइड ऑफ द इक्वेशन। सो विद दिस वी कैन सी कि हमने 3.51d जो है उसको बेसिकली हमने इक्वेशन 3.48 से ऑब्टेन किया है, which was the basic differential equation. After finding the state variables and state equation in terms of xi, मैंने ये तमाम जो 3.51d की जो इक्वेशन है वो 3.58 से बासानी मालूम कर लिया है। ओके, सो एज वी डिस्कस के जो इक्वेशन 3.51 थी, हमने वो इक्वेशन 3.48 जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको जब हमने वहाँ पे सॉल्व किया फॉर डी एन वाई ओवर डी टी एन के लिए, और इक्वेशन 3.49 को यूज़ करते हुए जो कि हमने देखी थी कि हमारे पास एक्स एन डी एन माइनस वन इंटू वाई ओवर डी टी एन माइनस वन की इक्वेशन आ रही थी। तो अब यहाँ से जबकि मेरे पास तमाम स्टेट वेरिएबल की इक्वेशंस आ गई है, तो नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैंने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी स्टेट स्पेस की, दैट वाज एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, यानी एक्स डॉट वेयर हेयर विल बी द वेक्टर फ्रॉम एक्स वन डॉट टू एक्स एन डॉट, जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है। वेयर एज जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, वो वी कैन सी हेयर कि दैट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारे पास पैटर्न है यहाँ पे, यूनिक पैटर्न है ऑफ 0 to 1s, और उसके साथ साथ जो लास्ट रो है दैट इज़ द कोफिशिएंट्स ऑफ ए, वो रिवर्स ऑर्डर में हमने लिखे में बिकॉज ऑफ द इनपुट साइड, और उसके साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई और ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स फ्रॉम x1 टू xn, प्लस जो बी यू का टर्म था, बी में बेसिकली वी हैव सीन के जो बी नॉट था वो सिर्फ एक यू के साथ आ रहा था फॉर द लास्ट टर्म, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं देखूं, सो दैट वाज विद बी नॉट यू।
तो बी नॉट यू के साथ बेसिकली वी कैन मल्टीप्लाई इट, सो वी कैन गेट दिस ईजीली डन फॉर दी स्टेट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हमने बेसिकली ये स्टेट इक्वेशन क्रिएट कर दिए फॉर ऑल द कोफिशिएंट या ऑल द स्टेट वेरिएबल्स दैट वी हैड। सेकंड जो अब पॉइंट है डिस्कशन का, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आउटपुट किस तरीके से, आउटपुट इक्वेशन भी हमने क्रिएट करनी होती है, दैट वाज y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो वो किस तरीके से हमारे पास आउटपुट इक्वेशन क्रिएट होती है, वो अब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Okay, so after discussing the state equation, the second part is कि हमने किस तरीके से आउटपुट इक्वेशन बनानी है। तो जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि जी हमने ये कहा था कि वी आर कंसिडरिंग कि जी हमारा जो स्टेट वेरिएबल है x1, उसको हमने y के बराबर रखा था, इफ़ यू रिमेंबर। तो फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन से कि जी जो आउटपुट इक्वेशन है दैट विल बी y इक्वल्स टू 1 एंड ऑल द टर्म्स विल बी 0 बिकॉज x1 y वॉज इक्वल टू x1। तो दैट इज़ वाई हमारे पास पहला टर्म 1 का है, सो दैट वी कैन गेट फॉर वैल्यू ऑफ x1। अदरवाइज जो बाकी तमाम x2 से xn तक जितने एलिमेंट्स हैं दोज विल बी 0। तो टू समराइज दिस कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस, वी कैन से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम किया, हमने किया क्या कि हमने अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया इन फेज़ वेरिएबल फॉर्म। उसमें हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन को कन्वर्ट किया डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट एंड कन्वर्टिंग इट टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हमने स्पेशल चीज़ जो कंसिडर की कि वी हैव कंसिडर्ड इज ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस, ये जहन में रखने वाली एक पॉइंट है। और उसके बाद फिर हमने अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्टेट स्पेस की फॉर्म में, स्टेट स्पेस में जो फेज़ वेरिएबल फॉर्म है उसमें कंसिडर किया था। अब इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टेट स्पेस की तरफ मूव किया है, इसको अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से अगली स्लाइड में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो टू स्टार्ट विद दी एग्ज़ाम्पल है, अब यहाँ पे हमें करना ये है कि हमारे पास एक बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है और उस ट्रांसफ़र फंक्शन से हमने उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो मालूम करनी है इन फेज़ वेरिएबल फॉर्म। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है विद सो यू कैन सी कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें गिवन है इन फिगर 3.10, न्यूमिनेटर जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो वी आर सॉल्विंग इट फॉर द केस के जहाँ पे न्यूमिनेटर कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो फिर हम किस तरीके से स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इन फेज़ वेरिएबल फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन। तो स्टेप 1 में बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन कि ये जो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है इक्वेशन 3.54 में, हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, जो हमने लास्ट स्लाइड की जो कंक्लूजन थी उसमें भी हमने कहा था कि फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन वी हैव टू टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे व्हेन वी विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो वी कैन गेट ईजीली विद सी एस द टर्म एस स्क्वायर प्लस 9s स्क्वायर, एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 26s प्लस 24 इंटू सी ऑफ एस। और जो दूसरी राइट हैंड साइड है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट 24 विद आर ऑफ एस। अब इस पर्टिकुलर 3.55 से अगर मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन रखूँ बाय टेकिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म and again as we discussed assuming the zero initial condition, so we have the higher order as 3, so the equation will be c triple dot plus 9c double dot plus 26c dot plus 24c equals to 24r that we have got. So as we discussed we have the equation in the 3.56 in the previous slide, जो कि वी हैव अज्यूम कि जी वो ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस पे हमने एक इक्वेशन बनाई थी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब जो है वी नीड टू सेलेक्ट दी स्टेट वेरिएबल्स। सो फॉर चूजिंग द स्टेट वेरिएबल्स एज सक्सेसिव डायरेक्टिव्स, व्हाट वी नीड टू गेट, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो भी हमारे पास हायर ऑर्डर डॉट के टर्म्स हैं यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल हैं, उनको हमने
सिंपल फर्स्ट ऑर्डर में लेकर आना है. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन अगेन कि x1 को हमने c के बराबर रखा, x2 को c डॉट के बराबर सपोज किया, x3 को c डबल डॉट के बराबर. अब हमने इक्वेशन 3.57 की जब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया तो फाइंड आउट द वैल्यू x ऑफ x1 डॉट x2 डॉट और इसी तरह के से हमारे पास टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 डॉट विच इज़ वी आर सेइंग हियर x टिल्डा. तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि जैसे हमने कहा था कि स्टेट स्पेस वेक्टर या मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें हमें डॉट के टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमें सिंपल स्टेट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो फॉर दैट वी हैव टू गेट द स्टेट इक्वेशंस. तो हमने यहाँ पे क्योंकि आउटपुट को सपोज किया है c इज इक्वल्स टू x1, सो जो कंबाइंड आउटपुट इक्वेशन हमारे पास बनती हैं दैट विल बी x1 डॉट इक्वल्स टू x2 के बराबर होगा, x2 डॉट ऑब्वियसली इट विल बी x3, और इसी तरीके से जो x3 डॉट की इक्वेशन है वो फिर हम इक्वेशन 3.56 को अगर यूज़ करें तो हमने जो c के टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाके यानी वो x से उसको पहले तो रिप्लेस किया. सो वी गॉट द इक्वेशन x3 डॉट इक्वल्स टू 24x1 माइनस 26x2 माइनस 9x3 प्लस 24r. ये हमारे पास इक्वेशन 3.58c आ गई. अब लास्ट जो इक्वेशन है दैट इज़ फॉर द आउटपुट. तो आउटपुट पे तो हमने पहले भी बात की थी कि वी कंसिडर के जी y इज इक्वल्स टू c जो है हमारे पास आउटपुट बनता है y ऑफ t इज इक्वल्स टू c ऑफ t विच इज़ इक्वल्स टू बेसिकली x1. तो यहाँ 3.58d में भी हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन आ गई है. अब हमारे पास 3 स्टेट इक्वेशंस आ गई हैं और इसी तरीके से एक आउटपुट की इक्वेशन आ गई. सो नाउ वी कैन ईजीली make this transfer function and convert it into the state space form. So in the next slide we will see the matrix formation from these equations of 3.58. Okay, so as we have seen the equation 3.58a to d कि जहाँ पे हमने a से लेके c तक जो है वो स्टेट इक्वेशंस क्रिएट की और उसके बाद इस 3.58d में हमने आउटपुट इक्वेशन बनाई. सो फ्रॉम देयर वी कैन ईजीली क्रिएट दिस वेक्टर मैट्रिक्स फॉर x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट. अगेन द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x डॉट इज इक्वल्स टू ax प्लस bu. तो a कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर देखूँ मैं इफ़ यू गो बैक टू द इक्वेशन 3.58a टू 3.58c तो वहाँ पे बेसिकली x1 के टर्म्स जो हैं वो इक्वेशन नंबर 58a और b में 0 हैं तो वी हैव पुट 0 है. जो 3.58c थी वहाँ पे x1 के टर्म्स में -24 का एलिमेंट कोफिशिएंट आ रहा था, सो दैट्स व्हाई वी पुट -24. इसी तरीके से हमने तीनों इक्वेशन में से x1 x2 x3 की इक्वेशंस लिखी. सो दिस इज ax फॉर bu. ऑब्वियसली b का जो कोफिशिएंट है विद द आउटपुट विद द इनपुट इज r. So we have r in only 3.58c, so that is why we have put 24 in the last row of the b matrix. इसी तरीके से आउटपुट इक्वेशन इज़ वेरी सिंप्लीफाइड कि y was equal to x1 according to equation 3.58d. तो we have put y is equals to 1 0 0 multiplied by vector x1 x2 and x3. Now अगर हम यहाँ पे जो तीसरी रो है फॉर a जहाँ पे -24 -26 -9 लिखा हुआ है तो इफ़ यू कैन क्लोजली सी द ट्रांसफ़र फंक्शन और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर मैं कोफिशिएंट डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स को देखूँ तो ये सेम कोफिशिएंट्स हैं जो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं लास्ट रो में. और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और जो ऑर्डर है वो रिवर्स है, यानी वहाँ पे पहले 9 26 और 24 था तो यहाँ पे -24 -26 -9 है, यानी नेगेटिव साइन के साथ है विद द रिवर्स ऑर्डर. ओके, सो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वी हैव गॉट द स्टेट स्पेस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टेट इक्वेशन. हमने वेक्टर मैट्रिक्स बना लिए थे फॉर जो हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आई थी और आउटपुट इक्वेशन आई थी. अब एट दिस पॉइंट वी कैन से कि हमने जो 3.59 ए में और बी में जो इक्वेशन बनाई है
उसका हम एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने जो 3.5 में जो ट्रांसफ़र फंक्शन है बेसिकली, ताकि हमारी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो सके। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन कि हमने सबसे पहले 3 इंटीग्रल्स ड्रॉ किए, जो इंटीग्रल ब्लॉक हमें शो हो रहे हैं 3.10b में, और हर एक का जो आउटपुट है वो एक स्टेट वेरिएबल है बेसिकली, यानी एक्स आई ऑफ टी के बेसिस पे है। सो पहला वाला जो है वो x3 डॉट ऑफ टी है, दूसरा वाला x3 डॉट टी है, x3 टी है, और तीसरा x2 ऑफ टी है, एंड देन फाइनली वी हैव x1 ऑफ टी। अब क्योंकि जो इनपुट है हर इंटीग्रेटर में वो एक्स आई ऑफ टी से आ रहा है, तो हम इक्वेशन नंबर 3.5a 58a 3.5b और इसी तरह 3.58c से ये डिटरमाइन कर लेंगे ये कॉम्बिनेशन जो भी इनपुट पे आ रहे हैं जो इंटीग्रेटर के। तो यू कैन सी कि जो x3 डॉट के साथ जो एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज़ कमिंग थ्रू दैट लेट्स से विद -9, तो हमने -9 का साइन जो है वो फीडबैक पे दिया विद x3, तो वो x3 डॉट हमें लेके दे रहा है। इसी तरीके से वी हैव फॉर x2t के साथ हमारे पास 26 का टर्म है विद माइनस साइन, सो दैट इज़ वाई वी हैव पुट -26 x2, और इसी तरह जो x1 का टर्म है उसके साथ हमारे पास 24 आ रहा है विद पॉजिटिव साइन, सो वी कैन पुट इट विद द positive sign. So with this we can see we can easily transform it to a block diagram by basically. इसी तरह आउटपुट साइड को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में इस ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली नाउ वी हैव सीन के हमने जिस तरह पिछले स्लाइड में ब्लॉक डायग्राम देखी थी, नाउ वी कैन लेबल फॉर ईच ऑफ द इनपुट, और जो इक्वेशन 3.58d थी जो आउटपुट की इक्वेशन थी, वी कैन लेबल दैट टू एज वेल, y ऑफ t इज इक्वल्स टू c ऑफ t, और जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास यहाँ जो फिगर 3.10b में जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई है वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म है बेसिकली, जो हम ट्रांसफर फंक्शन यानी 3.10a में जो हमने देखी थी, कि जहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स को बड़े वाज़े अंदाज में दिखाया गया है, और एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो दी गई है 3.10b में of this state space representation, to make it understand easily ke from here we can easily identify the state variables, we can easily look at different blocks, we can identify the input and output as well. Okay, so आफ्टर द एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने पिछली एग्ज़ाम्पल में भी देखा कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर था वो 1 था बेसिकली, या कोई कांस्टेंट टर्म था बेसिकली। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पिछली एग्ज़ाम्पल में जिस तरह न्यूमिनेटर का जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उस केस में या फिर हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसकी पोलिनोमियल जो है एस की कोई ना कोई हमारे पास वहाँ पे अगर डिग्री मौजूद है विद सम डिग्री, लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन 1 हो या 2 हो या जो भी हमारे पास डिग्री है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी के जो न्यूमरेटर की डिग्री है, इफ़ इट्स लेस देन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर है एस स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एक हायर डिग्री है एस क्यूब। So in that case we have to handle the numerator and denominator separately. उसको करने के लिए फर्स्ट हम करेंगे क्या कि जो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है जो हमें नज़र आ रहा है फिगर 3.11a में, कि एक कंप्लीट ट्रांसफ़र फंक्शन है जहाँ पे b2 s स्क्वायर, यानी ऊपर न्यूमरेटर में s स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर में s क्यूब है। तो न्यूमरेटर में कोई पहले तो डिग्री मौजूद है ट्रांसफ़र फंक्शन में, पॉलिनोमियल की जो s की डिग्री है, और उसी तरह जो डिनोमिनेटर की डिग्री वो हायर है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो उसमें हम दोनों को अलग अलग करेंगे। तो फर्स्ट हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे ऑफ 2 कैस्केडेड ट्रांसफ़र फंक्शंस, जैसे कि 3.11b में है कि पहले हमने डिनोमिनेटर को कंसिडर किया है और फिर उसके बाद न्यूमरेटर को सेकंड ब्लॉक में कंसिडर किया है सेपरेटली। तो इस पर्टिकुलर केस में जो पहला ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें सिर्फ डिनोमिनेटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फेज़ वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में, जो हमने इससे पहले बात की थी फॉर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन।
जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा भी था। इसी तरीके से क्योंकि फेज़ वेरिएबल अगर मैं देखूं 3.11b में कि x1 जो है वो आउटपुट है, बेसिकली फेज़ वेरिएबल आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में x1 जो आउटपुट है और बाकी तमाम जो फेज़ वेरिएबल्स हैं यानी x2 ऑफ s, x3 ऑफ s जो इक्वेशन के हैं वो हमारे फर्स्ट ब्लॉक के इंटरनल वेरिएबल्स हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पहले कंसिडर करनी पड़ेगी कि हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा अपने जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है उसको इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ताकि हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेटली डील करें, जस्ट लाइक वी हैव डन प्रीवियसली, कि जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर कोई कोफिशिएंट हो तो यहाँ 1 कोफिशिएंट आ गया तो हम उसको पहले उस केस की तरह हैंडल कर सकते हैं और फिर हम डिनोमिनेटर की तरफ जाएंगे। ओके जी, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द डिनोमिनेटर पार्ट जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, अब हम न्यूमरेटर का अगर सेक्शन देखें विच वाज b2s² प्लस b1s प्लस b0, तो जो सेकंड ट्रांसफ़र फंक्शन है विद जस्ट द न्यूमरेटर पार्ट, वो उसकी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से जो 3.60 में हमें गिवन है, विच इज़ y ऑफ s विच इज़ द आउटपुट बेसिकली, वो बराबर है हमारे c ऑफ s is equals to b2s² plus b1s plus b0 into x1 of s, because x1 of s बेसिकली हमारे पास जो है वो फेज़ वेरिएबल है या आउटपुट है बेसिकली यहाँ पे जो हमें कंसिडर करना है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर 3.60 को लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ विद ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, इन्वर्स लेप्लास लेने के बाद आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ y of t equals to b2d² x1 over dt² plus b1 dx1 over dt plus b0 x1, ये 3.61 इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, अगर हमने पिछली जब कन्वर्जन की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी फेज़ वेरिएबल्स की, तो जो डेरिवेटिव टर्म हैं उनमें अगर मैं कंसिडर करूं तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, यानी जो डेरिवेटिव टर्म जो है वो डेफिनेशन ऑफ द फेज़ वेरिएबल जो कि फर्स्ट ब्लॉक से हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, तो आउटपुट के केस में हम सिंपली करेंगे क्या कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको हम सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, दैट्स इट। तो इट्स वेरी इजी कि पहले हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग किया। डिनोमिनेटर में हमने पिछला वही जो प्रोसेस था अप्लाई करने का, जिसमें हमने एक कांस्टेंट टर्म अगर न्यूमरेटर में वो वाले एग्जांपल की तरह उसको सॉल्व करना है, और डिनोमिनेटर साइड को जो है वो हमने न्यूमरेटर साइड को जो है बेसिकली हमने रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ लेके उसको आउटपुट के बराबर यानी y ऑफ t के बराबर कर देना है। तो क्योंकि जो सेकंड ब्लॉक है वो बेसिकली सिंपली वो एक स्पेसिफाइड लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ स्टेट वेरिएबल जो कि फर्स्ट ब्लॉक से बन के आ रहा था, विच इज़ x1 ऑफ s से। इसी तरह अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में देखूं इसको, तो जो डिनोमिनेटर है ट्रांसफर फंक्शन का वो मुझे बेसिकली स्टेट इक्वेशंस दे रहा है, वाइल जो न्यूमरेटर है वो मुझे आउटपुट इक्वेशन देता है। अब इसी चीज़ को हम अगली जो हमारी एग्जांपल है उसमें देखेंगे किस तरीके से हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से अलग करते हैं, और जब हम डिनोमिनेटर कंसिडर करेंगे उससे फिर हम वहाँ पे उसका जो फेज़ वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करने के बाद जो न्यूमरेटर है उसको रिवर्स करके हम उसको आउटपुट के बराबर रख देंगे। सो वी विल सी दिस ऑपरेशन इन द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन गिवन है ब्लॉक डायग्राम में 3.12a में, और वी कैन सी कि इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा जो पॉलिनोमियल जो ट्रांसफर फंक्शन विद पॉलिनोमियल है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है। वी हैव s² प्लस 7s प्लस 2। तो जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कशन भी की, वी विल बी सेपरेटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड सो दैट कि हमारे पास हम डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लें और फिर न्यूमरेटर को सेपरेटली जो है वो कंसिडर करेंगे। सो पहले स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी सेपरेट द सिस्टम इन 2 डिफरेंट कैस्केडेड ब्लॉक्स। जो हमने 3.12b में यू कैन सी द फिगर के फर्स्ट ब्लॉक में डिनोमिनेटर है जो कि 1 ओवर s³ प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24, और जो सेकंड ब्लॉक है दैट कंटेन्स द
न्यूमरेटर ब्लॉक। अब पहले हम जो डिनोमिनेटर को अगर देखें तो इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, वहाँ पे एग्जैक्टली यही जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास मौजूद था। सिर्फ फ़र्क ये था कि वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म था वो 24 था, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 1 है। तो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल और विदाउट गोइंग इनटू द सॉल्यूशन अगेन, यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर साइड का पहले वही ट्रांसफर फंक्शन लिख दूँ और उसके बाद फिर न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ, सो दैट विल बी द सेम एज वी डिड इन द प्रीवियस। सो डिनोमिनेटर के लिए वी विल बी सीइंग कि किस तरीके से ये लास्ट एग्जांपल में जो हमने देखा था, इट्स द सेम न्यूमरेटर एक्सेप्ट कि जी हमारा इस न्यूमरेटर साइड का जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है हमारा 24 था और यहाँ पे 1 है। सो विल सी कि किस तरीके से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड के हमारे पास जो न्यूमरेटर है ऑफ दिस कैस्केटेड ब्लॉक डायग्राम, वो न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। सो फ्रॉम दैट वी कैन से कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है यानी जो स्टेट इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द सेम एज द प्रीवियस वन, एक्सेप्ट कि जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसमें प्रीवियस एग्जांपल में 0 0 24 था बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो 24 था। यहाँ पे क्योंकि 1 है न्यूमरेटर का जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, सो दैट इज़ वाई वी आर हैविंग 0 0 1 इंटू आर। रिमेनिंग जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है वो प्रीवियस एग्जांपल का ही है जो हम ऑलरेडी पिछली एग्जांपल में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। Okay, so after that we moved on to the step 3 कि जहाँ पे basically we have to take into considering the second block जो कि न्यूमरेटर का था उस ट्रांसफर फंक्शन के। तो जो सेकंड ब्लॉक है ऑफ फिगर 3.12b, जहाँ पे if we understand कि जी b2 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज़ 7 एंड b0 इज़ 2, तो जो आउटपुट की इक्वेशन यानी जो सी ऑफ एस जो है वो हमारे पास बराबर है b2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस b1s प्लस b0 इंटू x1 ऑफ एस। अब मैं अगर हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज रिप्लेस करें तो वी विल गेट एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2 इंटू x1 ऑफ s. Now taking the inverse Laplace of this equation 3.67 with 0 initial conditions, so we'll get c is equals to x1 double dot plus 7x1 dot plus 2x1. So we get, after taking the inverse Laplace with 0 initial condition, we get this equation 3.65. ओके, सो एज वी गॉट इक्वेशन 3.65 जो कि हमने देखी पिछली स्लाइड में, c इज इक्वल्स टू x1 डबल डॉट प्लस 7x1 डॉट प्लस 2x1। लेकिन जो हमने इससे पहले स्टैटिस्टिक्स इक्वेशन की बात की थी तो वहाँ पे हमने देखा कि x1 बेसिकली हेयर इज इक्वल्स टू x1 बिकॉज x1 इज़ द आउटपुट व्हाट वी हैव कंसिडर्ड। इसी तरह से x1 डॉट जो है वो x2 के बराबर होगा और x3 जो है वो x1 डबल डॉट के बराबर होगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि y इज इक्वल्स टू c ऑफ t, तो हमारे पास जो b2 x3 प्लस b1 x2 प्लस b0 x1 आएगा। तो यहाँ पे हम अगर कोफिशिएंट्स b2 b1 और b0 की वैल्यूज़ रिप्लेस करके इस इक्वेशन को क्रिएट करें, सो विल गेट x3 प्लस x2 प्लस 2x1 एज शोन इन फिगर 3.66। ओके, सो जो लास्ट बॉक्स है फिगर, अगर हम 3.11b में जो हमने देखा था, बेसिकली दैट कलेक्ट्स द स्टेट्स एंड इट जनरेट्स द आउटपुट इक्वेशन जो कि 3.66 हमें मिल रही है यहाँ पे। सो वी कैन से कि जी y जो है, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द y, इट्स b0 b1 b2 इंटू वेक्टर x1 x2 x3। तो b0 b1 b2 की जो वैल्यू है वी गेट इट फ्रॉम हेयर एज 2 7 and 1. So as we already have created the second block in figure 3.12b which shows the differentiation, this block basically यहाँ पे we have implemented without differentiation क्योंकि हमने जो पार्टीशनिंग अप्लाई की थी बेसिकली टू द ट्रांसफर फंक्शन। तो जो लास्ट ब्लॉक है सिंपली इट कलेक्ट्स द डेरिवेटिव
जो कि ऑलरेडी फॉर्म्ड थे फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक दैट वी हैड। ओके, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में भी इसका एक इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम क्रिएट किया था टू अंडरस्टैंड दिस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हम एक इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम हमें नज़र आ रहा है 3.12 सी में। इन दिस पर्टिकुलर स्टेट स्पेस मॉडल जो हम ने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो 3.10 ए में जो पिछली हमने एग्जांपल में देखा था बिल्कुल सेम ब्लॉक है, एक्सेप्ट फॉर द न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में जो हमारे पास जो 3.12 सी में जो हमने रिप्रोड्यूस किया है ऑफ 3.10 बी का जो डायग्राम था, एक्सेप्ट के जी जो चेंज है वो न्यूमरेटर का जो कांस्टेंट था वो अपेयर होगा यहाँ पे सेपरेटली एज अ चेंज इन द इनपुट विद द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी तरह जो सेकंड ब्लॉक है ऑफ फिगर 3.12 वो भी हमने रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग दी रिज़ल्ट्स जो कि हमने इक्वेशन 3.66 में मालूम किए हैं यहाँ पे, जो कि जो आउटपुट है फ्रॉम द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल हमने मालूम किए थे। इट इज़ शोन इन फिगर 3.12 सी। Okay, so now we will be trying to solve this exercise 3.3 कि जहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है g of s is equals to 2s plus 1 over s square plus 7s plus 9. We need to find out the state equation and the output equation for the phase variable representation of this particular transfer function. So first of all what we will do, हम यहाँ पे जो हमारा जो state equation हमें given है उसके ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसको कंसिडर करेंगे। सो दैट पार्ट विल बी बेसिकली यू कैन सी विच इज़ 1 over s square plus 7s plus 9 and it is equals to x of s over rs, which is the transfer function. So when we cross multiply we will have the equation as s square plus 7s plus 9 into x of s equals to r of s. So now if we take the inverse Laplace transform and with zero initial conditions we will get the equation as x double dot plus 7x dot plus 9x plus 9x is equals to r. अब यहाँ पे अगर मैं स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर दूँ, लेट्स से x1 is x, x2 is x dot, so we will have the equation as x1 dot is equals to x2, और इसी तरीके से we'll have from the equation जो कि हमारे पास ऊपर लिखी हुई है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, so we'll have the equation for x2 dot which is x double dot equals to minus 7x dot minus 9x plus r, और यहाँ पे x dot की जगह मैं बेसिकली x1 लिख सकता हूँ, सॉरी x2 लिख सकता हूँ. So the equation will be minus 9x1 minus 7x2 plus r. So we have these two equations, for one for x1 dot and the other one for x2 dot. So from here now in the next slide हम देखेंगे किस तरीके से हम एक तो आउटपुट इक्वेशन ड्राइव करेंगे और दूसरा किस तरीके से हम जो वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म है वो हम मालूम कर सकते हैं यहाँ से. Alright, so to find out the output equation हमने जो basically न्यूमरेटर को अलग किया था डिनोमिनेटर से. So now if we consider the numerator side, तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनती 2x डॉट प्लस एक्स. अब यहाँ अगर मैं x डॉट को x1 से रिप्लेस कर सकता हूँ और x2 को x से रिप्लेस कर सकता हूँ. सो फ्रॉम हेयर पुटिंग ऑल द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल स्टेट इक्वेशंस की का मैट्रिक्स बनेगा दैट इज़ x डॉट इक्वल्स टू 0 माइनस 9 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई x प्लस जो बी मैट्रिक्स है दैट इज़ 0 और 1 मल्टीप्लाई विद आर. आउटपुट की जो इक्वेशन है दैट इज़ वेरी सिंपल, वी हैव द कोफिशिएंट्स एज 1 and 2 मल्टीप्लाई विद दिस टर्म ऑफ x. ओके, सो नाउ इन द प्रीवियस डिस्कशंस हमने शुरू में जो चैप्टर्स में डिस्कशन की थी हमने दो मेथड डिस्कस किए थे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द सिस्टम. पहला हमने देखा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखा, और फिर लास्टली हमने पिछले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हमने दोनों रिप्रेजेंटेशंस को देखा कि किस तरीके से अगर तो मेरे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन में एक सिस्टम डिफाइंड है तो किस तरीके से आई कैन ईजीली ट्रांसफॉर्म इट टू हैव द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन.
Now let's say for example if we want to do the opposite direction, to move to the opposite direction and convert the state space representation to the transfer function representation. So अब हम उसको देखेंगे. We know the state and the output equation, यानी state equation और output equation 3.68a और 68b में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट x डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, ये हमारी स्टेट इक्वेशन है, वेर एज y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू इज़ आर आउटपुट इक्वेशन. अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों इस में से जो इक्वेशन नंबर हमारे पास अगर मैं कंसिडर करूँ इनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ विद ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, सो आई कैन से कि जी इक्वेशन 3.68a can be written as equation 3.69a with s x of s a x of s plus b u of s. इसी तरह आउटपुट इक्वेशन जो y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू थी, दैट कैन बी रिटन एज y ऑफ s इज इक्वल्स टू सी एक्स ऑफ s प्लस डी यू ऑफ s. सो वी गेट दीज लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ बोथ इक्वेशंस. अब यहाँ पे इफ़ आई वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन 3.69 फॉर x ऑफ s, अगर 3.69 को मैं कंसिडर करूँ और x ऑफ s के लिए इक्वेशन को सॉल्व करूँ, so I can move this a of x to the other side because it's a matrix, so I will get si minus a with taking common x of s from both terms equals to bu of s. और यहाँ से मैं x ऑफ s के लिए अगर इक्वेशन को सॉल्व करके si माइनस a का जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगा, तो आई विल हैव टू टेक द इन्वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. उसके साथ साथ इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो बी यू ऑफ s. यहाँ पे जो i है दैट इज़ शोइंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Okay, so now as we discussed in the previous slide, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.71 जो आई थी which was in terms of x of s equals to si minus a inverse into bu of s. अब यहाँ पे if we substitute this value of x of s in equation number 3.69b जो कि आउटपुट इक्वेशन थी y of s equals to cx of s plus du of s, तो यहाँ x ऑफ s की अगर मैं वैल्यू रिप्लेस करूँ, सो वी विल हैव द इक्वेशन एज y ऑफ s इक्वल्स टू c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी यू ऑफ s प्लस डी यू ऑफ s. सो नाउ यू कैन सी के वी कैन टेक u ऑफ s एज अ कॉमन टर्म, सो वी विल हैव द इक्वेशन एज c एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी इंटू u ऑफ s. सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है सी ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस डी का, ये पूरा जो है बेसिकली ये ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स है बिकॉज ये रिलेट करता है आर आउटपुट वेक्टर वाई ऑफ एस टू द इनपुट वेक्टर यू ऑफ एस. क्योंकि let's say for example if we take this u of s to the other side in the denominator, it will be output over input y over s. So this vector whole is explaining or giving us the transfer function matrix. अगर let's say हम suppose करते हैं कि u of s जो एक matrix है will be simple u of s a single input and y of s is y of s capital are both scalars, तो हमारे पास जो transfer function बनेगा that will be t of s equals to y of s over u of s equals to c s i minus a whole inverse into b plus d which is equation 3.73 जो कि हमें नज़र आ रही है. So with that we have seen कि किस तरीके से हम स्टेट स्पेस को ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So what we have done कि हमने जो बेसिक स्टेट इक्वेशन थी और आउटपुट इक्वेशन थी उसमें पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया कंसिडरिंग दी ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस, और फिर हमने उसको सॉल्व किया फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एस, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट दिस एक्स ऑफ एस वैल्यू टू द आउटपुट इक्वेशन ताकि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में इक्वेशन बन जाए. सो now we will be looking at this conversion of state space to the transfer function with the help of and try to understand it with the help of an example. Okay, so now we have an example जिससे हम जो हमने डिस्कशन की इससे पहले to convert state space to a transfer function, we have been given a transfer system
की जो ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वेशन है विच इज़ टी ऑफ एस इक्वल्स वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय यू ऑफ एस। तो जहाँ u of s is the input and y of s is the output side, तो we have the equations 3.74a and 3.74b as the state equation and output equation respectively. So from here we can understand from equation 3.74 के हमारा a matrix क्या है, b क्या है और हमारा जो c matrix है वो क्या है. So basically in order to solve in order to do the solution for this particular case, we need to understand कि जो हमने इक्वेशन 3.73 देखी थी पिछली स्लाइड में, तो वहाँ जो टर्म था ऑफ एस आई माइनस ए होल इनवर्स का, ये टर्म हमने मालूम करना है बेसिकली. और बाकी जो टर्म्स थे उस इक्वेशन में, यानी मैट्रिक्स सी था, ए था, बी और डी, दीज ऑल मैट्रिसेस ये हमें डायरेक्टली गिवन है सवाल में इक्वेशन 3.74 के अंदर. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एस आई माइनस ए, we know के I is the identity matrix, so SI will be the matrix with the 3 order 3 का order है हमारे पास इस matrix का, with all the diagonals as S because we have multiplied this with the identity matrix minus A. तो A matrix is already given, so we have subtracted this matrix SI with A, so we get the equation 3.75 matrix जो कि हमें given है. उसके बाद we want to take the inverse of this whole matrix जो कि 3.75 में हमें मिला है. So in order to get the inverse of this, we know कि how to take the inverse of any matrix. We have to take the adjoint of this matrix divided by the determinant of this matrix. So the adjoint of this particular matrix will be एस स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर साइड पे वी हैव द डिटर्मिनेंट. सो वी गेट दिस इक्वेशन 3.76 टू हेल्प अस गेट द एस आई माइनस ए होल इनवर्स अगर मुझे मालूम करना है. सो एज वी सी के जी पिछली स्लाइड में हमने इक्वेशन 3.76 में किस तरीके से वी गॉट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एस आई माइनस ए. अब हम ये जो मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने के बाद वी जस्ट हैव टू ट्यून इन दी वैल्यूज़ टू द इक्वेशन 3.73 कि जहाँ बी मैट्रिक्स अब हमें गिवन है विच इज़ 10 0 0, सी मैट्रिक्स इज़ 1 0 0, डी इज़ 0. So we just have to obtain the final result by putting in all the values. So जो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिला है that is 10 into s square plus 3s plus 2 divided by s cube plus 3s square plus 2s plus 1. So in this way we have seen कि किस तरीके से हम स्टेट स्पेस जब हमें गिवन है तो हम ट्रांसफर फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. So with that we end up with this lecture. We have seen in detail कि जी किस तरीके से स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम बना सकते हैं. उसके बाद हमने ये देखा कि सिस्टम को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टेट स्पेस मॉडल के अंदर, और फिर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं स्टेट स्पेस पे, और स्टेट स्पेस को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन में. So with that we end up with this today's lecture. Hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much. Allah Hafiz.